हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके टू एजुकेशन, जो कि यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन चैनल है 10th और 12th के कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराने वाला। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी 10th और 12th के कंप्लीट की तैयारी करना चाहते हैं। और आपको बता दें, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है 12th हिंदी 100 मार्क्स, जो कि VBA ऑब्जेक्टिव 2023 के लिए। अगर आप इस मॉडल सेट 3 को देख लेते हैं तो इसमें से 20% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो इस सेट को पूरा देख लीजिए, आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी 20% की। अगर इस तरह के हमारे चैनल के माध्यम से 5 सेट लॉन्च किए गए हैं, सभी सेट में से 20% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी दिया जाता है। अगर 5 सेट देख लेते हैं तो आप भी पूरा ऑब्जेक्टिव में पूरा नंबर ला सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का शॉर्ट ट्रिक लॉन्च हो गया है। तो आप भी शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फाइनली चलिए दोस्तों, आज हमारा 12th हिंदी जो कि मॉडल सेट 3 है, इस मॉडल सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 3 है, इसमें से 20% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए इस सेट को सॉल्व करते हैं। सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण मठ क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण मठ क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया बातचीत की शैली, ऑप्शन बी में भाषण की शैली, ऑप्शन सी में संवाद की शैली और ऑप्शन डी में दिए गए इनमें से कोई नहीं। सभी क्वेश्चन हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है, तो उसमें कर लिया है। या मॉडल सेट है तो इसमें हमें अलग तरीके से करना होगा। तो अब बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण मठ क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण मठ बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि गद्य का विकास किस काल में हुआ। गद्य का विकास किस काल में हुआ हमें बताना है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो गद्य का विकास किस काल में हुआ। तो गद्य का विकास जो हुआ आधुनिक काल में हुआ। किस काल में हुआ? गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण सिंह का जो जन्म हुआ है वह शताब्दी एरा में हुआ। कहाँ? तो शताब्दी एरा में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि दिनकर किस युग के कवि हैं। दिनकर ये किस युग के कवि हैं। छायावादोत्तर युग या छायावादी युग या रीतिकालीन युग या इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी हैं वे छायावादोत्तर युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं। मालती के पति जो है किस व्यवसाय से जुड़े हैं। तो मालती के पति एक डॉक्टर है। मालती के पति क्या है? तो वह एक डॉक्टर है जो किस बीमारी के इलाज करते हैं। तो ग्रेगिन बीमारी के इलाज करते हैं। तो ग्रेगिन बीमारी के इलाज करते हैं मालती के पति, जो कि एक डॉक्टर हैं। और यह बीमारी जहां हो जाता है उस अंग को काटना पड़ता है। इसके डॉक्टर है मालती के पति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। ऑप्शन ए में नवयुवक भारत सभा, ऑप्शन बी में नवयुवक संघ और ऑप्शन सी में दिया गया नौजवान दल और ऑप्शन डी में दिए गए नौजवान भारत सभा। तो भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में जिस दल का गठन किया था वह दल था नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा दल का गठन किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि ओ सदा नीरा के लेखक हैं। ओ सदा नीरा जो चैप्टर दिए गए हैं, इस चैप्टर के लेखक कौन है हमें बताना है। तो ओ सदा नीरा चैप्टर नेम एंड राइटर नेम सभी का याद कर लीजिए और उनका जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हमें बताना है ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। तो ओ सदा नीरा के जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादन रहे हैं। नामवर सिंह जो है वह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं हमें बताना है। तो किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो ऑप्शन ए में आलोचना, ऑप्शन बी में समालोचना और ऑप्शन सी में दिए गए प्रयाग और ऑप्शन डी में दिए गए प्रतीक। तो नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं बताना है। तो आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि तिरछ किसका पर्याय बनकर उभरता है। तिरछ जो है वह किसका पर्याय बनकर उभरता है। आतंक का या शांति का या श्रद्धावना का या इनमें से कोई नहीं। तो तिरछ किसका पर्याय बनकर उभरता है। तो तिरछ जो पर्याय बनकर उभरता है वह आतंक का पर्याय बनकर उभरता है। किसका? तो आतंक का पर्याय बनकर उभरता है, जो कि तिरछ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए तिरछ हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है हमें बताना है। तो महात्मा गांधी या विनोद भावे या जगदीश चंद्र माथुर या जे कृष्णमूर्ति। तो आपको पहले ही बता दिए चैप्टर एंड राइटर नेम कंप्लीटली याद कर लीजिए, 100% रियल याद कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन हर साल 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो शिक्षा पाठ के जो राइटर हैं वह है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति हैं इसके रचयिता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जायसी के काव्य की भाषा कौन सी है? जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी हमें बताना है। ब्रज भाषा या खड़ी बोली या अरबी या अवधी। तो जायसी के जो भाषा की है, जायसी के जो भाषा है वह भाषा हो जाएगी अवधी। जायसी के भाषा काव्य की भाषा कौन है? तो अवधी है। जायसी के काव्य की भाषा अवधी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है और 2023 में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 100% गारंटी ले लीजिए AK2 एजुकेशन के माध्यम से कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु वहाँ गलत टाइप हो गया है, दीक्षा गुरु। तो यहाँ हो जाएगा दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे हमें बताना है। तो सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे वह बल्लभाचार्य थे। कौन थे? तो बल्लभाचार्य सूरदास के दीक्षा गुरु थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? भक्ति रस या वात्सल्य रस या श्रृंगार रस या रौद्र रस। तो सूरदास के दोनों पदों में भक्ति रस की, भक्ति की वर्णन की गई है, जिसमें से दोनों पद में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। किस रस की? तो भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास भक्ति है, जो कि राम के भक्त हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भक्ति रस की व्यंजना हुई है, जो कि तुलसीदास की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद है? छप्पे जो है यह 6 लाइन का ही एक कविता है। कितना लाइन का? तो 6 लाइन का एक कविता है छप्पे, तो 6 पंक्तियों का छंद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है हमें बताना है। तो तुमुल कोलाहल कला जो चैप्टर है इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो कि आपको इसके नीचे में जो कि आंसर मिलेगा उसमें ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, वो गलत आंसर टाइप हो गया है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? कवित्री जो है वह स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि कवित्री हैं, यह स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? निर्धनता के कारण या पति वियोग के कारण या पुत्र वियोग के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो कवित्री स्वयं को असहाय इसलिए कहती हैं क्योंकि पुत्र वियोग के कारण वह कहती हैं, पुत्र वियोग के कारण कवित्री स्वयं को असहाय कहती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि उषा का जादू निम्नलिखित में कब टूटने लगता है? उषा का जादू जो है यह कब टूटने लगता है हमें बताना है। तो उषा का जादू जो है वह सूर्योदय होने पर टूटने लगता है। कब टूटने लगता है? तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है हमें बताना है। तो अधिनायक कौन है? सत्ताधारी वर्ग या विपक्षी वर्ग या सरकारी सेवक या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है अधिनायक कौन है। तो अधिनायक होते हैं सत्ताधारी वर्ग। सत्ताधारी वर्ग अधिनायक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधिनायक कौन है? तो सत्ताधारी वर्ग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली से लिखी हुई है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है वह किस शैली में लिखी हुई है हमें बताना है। वार्तालाप शैली या व्यंग्यात्मक शैली या प्रतीकात्मक शैली या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है यह किस शैली में लिखी हुई है हमें बताना है। तो यह किस शैली में लिखी हुई है? तो यह लिखी हुई है वार्तालाप शैली में। किस शैली में? तो वार्तालाप शैली में लिखी हुई है प्यारे नन्हे बेटे कविता, जो कि वार्तालाप शैली में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती हैं हमें बताना है। लोकगीत की या फिल्मी गीत की या शोक गीत की या इनमें से कोई नहीं। तो फिल्मी गीत की तो शोक सुनाई ही नहीं पड़ रही है गांव में। लोकगीत की सुनाई नहीं पड़ती है। अब कौन गीत की सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की सुनाई नहीं पड़ती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी तो साफे ही नहीं होगा और डी साफे ही नहीं होगा और सी नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि ग्रामर से दिए गए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 40% क्वेश्चन बुक से पूछा जाएगा और 60% क्वेश्चन ग्रामर से पूछा जाएगा। तो हमारे सेट में टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बुक से मिलेंगे और 30 क्वेश्चन ग्रामर से मिलेगा। टोटल हमारे इस सेट में 50 क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। एक सेट में मेरे 50 क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा और इस 50 क्वेश्चन में से 20% लर्नर की 100% गारंटी दिया जाता है। और PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है
अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सअप पर। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि संधि विच्छेद करना है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? मॉडल सेट में जितना मैं संधि विच्छेद और जो कि समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, इस सभी से मॉडल सेट में अगर आप जितना मैं सोल्व करा रहा हूँ उतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। धर्मात्मा के संधि विच्छेद हमें बताना है, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यायाधीश का संधि विच्छेद है। न्यायाधीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमें बताना है। तो न्यायाधीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो न्याय धन अधीश, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्याय धन अधीश, जो कि न्यायाधीश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी है संधि विच्छेद करना, आप लोग 2-4 बार देखेंगे, बिल्कुल 2-4 बार उसे बोलने के बाद, आपके रिपीट करने के बाद वो आ जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि पंचानन का संधि विच्छेद है। पंचानन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पंचानन का संधि विच्छेद हो जाएगा पंचधन आनन, पंचधन आनन हो जाएगा पंचानन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी इजी दिए गए हैं, यह इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं शुभारंभ का संधि विच्छेद है, हमें शुभारंभ का संधि विच्छेद बताना है। तो शुभारंभ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो शुभारंभ का संधि विच्छेद जो होता है वह शुभ धन आरंभ होता है, शुभ धन आरंभ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुभ धन आरंभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि नमस्कार का संधि विच्छेद है। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमः धन अकार हो जाएगा नमस्कार, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि उपसर्ग से दिया गया है, उपसर्ग से दिया गया है बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है? बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको बता दे पहले, उपसर्ग और प्रत्यय यह दो होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग पहले लगता है, उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है, या शुरू में लगता है और यह अंत में लगता है। तो उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है? तो अंत में लगता है। तो हमें बताना है बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है। तो बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग हमें बताना है जो कि शुरू में लगता है। तो उपसर्ग में बेइज्जत में बे उपसर्ग हो जाएगा, बे शुरू में है तो बेइज्जत में बे उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है? गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है हमें बताना है। तो गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है हमें बताना है। तो गैर हाजिरी, गैर हाजिरी दो शब्द हैं, गैर और हाजिरी। तो गैर अलग हो जाएगा, तो शुरू में कौन लगा है? तो गैर, तो शुरू वाला क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि उठलो में कौन सा प्रत्यय है? उठलो में कौन सा प्रत्यय है हमें बताना है। तो प्रत्यय अंत में लगता है, जो अंत में लगता है वह प्रत्यय होता है। तो फाइनली हमें बताना है कि उठलू में कौन सा प्रत्यय है। तो अंत में लगाएं लू, तो उठलू में लू प्रत्यय हो जाएगा। उठलू में कौन प्रत्यय हो जाएगा? तो लू प्रत्यय हो जाएगा उठलू में। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि हंसोड़ में कौन सा प्रत्यय है? हंसोड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो हंसोड़ में कौन सा प्रत्यय है? ओड़ की औड़ की अड़ की हा, तो हंसोड़, हन असोड़, ओड़, हंस ओड़, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ओड़, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय है? तो जो अंत में लगता है वह प्रत्यय होता है, तो ओड़ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है हमें बताना है। तो गगनचुंबी, गगनचुंबी में जो समास होता है वह कौन सा समास होता है हमें बताना है। तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास होता है। कौन? तो तत्पुरुष समास होता है गगनचुंबी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि राजा रानी कौन सा समास है हमें बताना है। राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में जो समास होता है वह द्वंद्व समास होता है। इसका ट्रिक देख लीजिए, अगर राजा रानी, भाई बहन, माता पिता, राम श्याम, राम सीता, इस तरह से कोई भी दो नाम मिले जो कि ज्वाइंट हो, इस तरह का मिले तो द यह भी दोनों ज्वाइंट है ना, तो यही हो जाएगा द्वंद्व समास। बिल्कुल इजी तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे कौन सा समास है हमें बताना है। तो धीरे धीरे, इस यह क्वेश्चन नहीं है, यहाँ दो नाम था, जैसे राजा रानी, इस तरह से राम सीता, इस तरह से होगा तब हो जाएगा द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ दिए गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे यह बिल्कुल चेंज है। अगर धीरे धीरे रहे, धीरे धीरे या तेजी तेजी, तो इस तरह से होते हैं अव्ययी भाव समास। तो इस तरह में लगेगा अव्ययी भाव समास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि रामायण में कौन सा समास है? रामायण में कौन सा समास है हमें बताना है। रामायण में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि,
तो रामायण में जो समास लगता है वह तत्पुरुष समास लगता है। रामायण में कौन सा समास लगता है? तो तत्पुरुष समास लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएगा? तो विद्यार्थी में जो समास होता है सेम इसी तरह है, रामायण एक नाम है, इसी तरह विद्यार्थी, जो कि इसमें भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। बिल्कुल लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके क्या कहलाता है? जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वह क्या कहलाता है, हमें बताना है। तो जिसे बोलने के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो बोलकर जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे कहा जाता है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनिर्वचनीय कहा जाता है जिसके बोलकर व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है, बुद्धिमान या समझदार या आज्ञाकारी? तो जो तीव्र बुद्धि वाला होता है वह क्या कहलाता है? तो तीव्र बुद्धि वाले बहुत सारे तेज स्टूडेंट जो कि विद्वान मार देते हैं वह गलत है, समझदार मार देते हैं वह गलत है, आज्ञाकारी मार देते हैं वह भी गलत है। इसका तीव्र बुद्धि वाले को कुशाग्र कहा जाता है। तीव्र बुद्धि वाले को कुशाग्र कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर इसी क्वेश्चन में बच्चे गलत करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बादल का परिवारची शब्द है। बादल का परिवारची शब्द हमें बताना है। तो बादल का परिवारची शब्द क्या हो जाएगा? बादल का परिवारची शब्द हमें बताना है। ऑप्शन ए में मेघ, ऑप्शन बी में जलद और ऑप्शन सी में दिए गए हैं जलधर और ऑप्शन डी में दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो बादल का परिवारची शब्द सभी होता है, जल, जलद, जलंधर सभी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि निशा का परिवारची शब्द क्या है? तो निशा, बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे निशा तो एक नाम है, लेकिन हमें परिवारची शब्द बताना है। तो निशा मतलब क्या होता है? तो रात्रि होता है। निशा मतलब रात्रि, रात, यामिनी, यह सभी होता है निशा। सेम इसी एक ही चीज है, जिसे रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, रात भी कहते हैं, यामिनी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कृष्ण का विलोम शब्द है। कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? काला, सफेद, शुक्ल और उजला दिए गए हैं। तो कृष्ण का विलोम शब्द हमें बताना है। तो कृष्ण का विलोम शब्द ये तो कलर दिए गए हैं, काला, सफेद, उजला, या तो कलर हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शब्द शुक्ल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अध का विलोम शब्द है। अध का विलोम शब्द क्या होगा? हमें बताना है कि अध का विलोम शब्द क्या होगा। तो अध मतलब होता है शुरू, प्रारंभ होता है। तो अध का मतलब प्रारंभ होता है, तो इसका विलोम शब्द अंत्य हो जाएगा। प्रारंभ को अंत्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द हमें बताना है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, तो इसका विलोम शब्द छोटा हो जाएगा। तो बहुत सारे छोटा देखकर यहाँ छोटे चाचा मार देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में चाचा हमें नहीं दिया गया है, तो छोटे चाचा नहीं होगा। और ये बड़े और ये भी बड़े दिया गया है। छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, तो हमें विलोम मतलब उल्टा बताना है। तो छोटा, छोटे चाचा नहीं दिए गए हैं, तो चाचा नहीं होगा। और आपको इसको नहीं मालूम है तो एक ही ऑप्शन बच जाए कनिष्ठ। तो कनिष्ठ को छोटा कहते हैं। कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, जो कि हिंदी का नाम है। हिंदी का एक ही शब्द है जो कि कनिष्ठ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन दिए गए हैं कि तम का विलोम शब्द है। तम का विलोम शब्द क्या होगा? हमें बताना है। अंधकार, अंधेरा, तुम्हारा, ज्योति। तो तम का विलोम शब्द हमें बताना है। तो तम का विलोम शब्द क्या होता है? तो तम का विलोम शब्द ज्योतिष होता है, ज्योति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तम का विलोम शब्द क्या होता है? तो ज्योति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि संपत्ति का विलोम शब्द क्या है? संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो संपत्ति का विलोम शब्द संपदा, विपत्ति, गरीबी, दरिद्रता। तो संपत्ति का विलोम शब्द जो कि उल्टा शब्द होता है वह दरिद्रता होता है। क्या होता है? तो दरिद्रता होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि श्रृंगार का विशेषण है। श्रृंगार का विशेषण क्या है? तो फाइनली हमें बताना है कि श्रृंगार का विशेषण क्या है। तो श्रृंगार का विशेषण होता है श्रृंगारिक। श्रृंगार का विशेषण क्या होता है? तो श्रृंगारिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि बीएस मर्डर का विशेषण है। बीएस मर्डर का विशेषण है। तो बीएस मर्डर का विशेषण कौन हो जाएगा? तो बीएस मर्डर का विशेषण हो जाएगा बीएस मर्डरिया। बीएस मर्डरिया हो जाएगा विशेषण इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्याकरण का विशेषण है। व्याकरण का विशेषण क्या हो जाएगा? तो हमें बताना है फाइनल
फाइनली व्याकरण का विशेषण है, तो व्याकरण का विशेषण होता है व्याकरण, व्याकरण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होता है व्याकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि गला छूटना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। आ गए हम लोग मुहावरा में आ गए। गला छूटना मुहावरे के अर्थ क्या होगा, किस वाक्य में स्पष्ट हो जाएगा। गला छूटना मुहावरा का अर्थ किस वाक्य से स्पष्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गला छूटना मुहावरे का अर्थ जापान से भारत की दोस्ती हो गई, जापान से भारत की दोस्ती हो गई, चीन से गला छूट गया, चीन से गला छूट गया। तो गला छूटने का अर्थ यही हो जाएगा जापान से भारत की दोस्ती हो गई और चीन से गला छूट गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि चांदी के जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चांदी के जूते मारना, ऑप्शन ए में दिए गए हैं चांदी के जूते राजा पहनते हैं, ऑप्शन बी में दिए गए हैं सड़क निर्माण के ठेका लेने के लिए अभियंताओं को चांदी के जूते मारने पड़ते हैं, ऑप्शन सी में दिए गए हैं चांदी के जूते कम बनते हैं और ऑप्शन डी में दिए गए हैं चांदी के जूते नहीं बनते हैं। तो हमें बताना है कि चांदी के जूते मारना मुहावरा का अर्थ, तो चांदी के जूते मारना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए अभियंताओं को चांदी के जूते मारना, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं अंधे की लकड़ी लेनी पड़ती है, ऑप्शन बी में दिए गए हैं अंधे लकड़ी के सहारे चलते हैं और ऑप्शन सी में दिए गए हैं पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होता है और ऑप्शन डी में दिए गए हैं अंधे की लकड़ी कमजोर है। तो अंधे की लकड़ी होना इसका अर्थ होता है, जो कि मुहावरा होता है पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होना, पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधलज गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अधलज गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अधलज गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ होता है ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शित करना, कम जानना अधिक बोलना, हलकत गगरी छलकत जाए इसे हम लोग देहात में कहते हैं। तो ओझा व्यक्ति अधिक प्रदर्शित करना, जानकारी कम है लेकिन बकबकाते ज्यादा हैं, उसे कहते हैं कि अधलज गगरी छलकत जाए। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कर लिया और इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। और आपको बता दें 10th और 12th के कंप्लीट कोर्स की तैयारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।